नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 80% वो जनता की जो खेती और किसानी पर निर्भर करते हैं। साथ ही हम इसके जुड़ी राजनीति को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री आए थे संजीव बालियान जी, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को कृषि को लेकर कानून बनाने के अधिकार नहीं है, केवल अगर अधिकार है राजनीति की। दूसरी बात, उसने 3 बड़ी बातें उन्होंने कही। पहली बात यही है कि राज्य को कानून बनाने का नहीं, राजनीति करने के अधिकार है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी कानून बन रहा है इसमें कहीं पे भी एमएसपी को लेकर यानी कि समर्थन मूल्य को लेकर इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही उसका है ये भ्रम की स्थिति जानबूझकर विरोधी निर्मित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जिसको भी भ्रम है, इस कानून को लेकर जानकारी चाहिए, वो उनसे आके मिल ले और मिल के बात कर ले। वही कांग्रेस का आरोप है, केंद्रीय मंत्री अगर आते हैं और चुनौती देते हैं चर्चा की तो समय निर्धारित कर देते। वैसे भी केंद्रीय मंत्री अगर राज्य में आते हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुलाकात नहीं करके वो जो आए थे शुद्ध रूप से झूठा प्रचार करने का आए हैं करके कांग्रेस का आरोप है। मामला क्या है और क्या वाकई भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है? कौन भ्रम के कृषि कानून को लेकर कौन भ्रम फैला रहा है? इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे में मेरे साथ आप रहेंगे। साथ ही जो चर्चा में आज भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी रहेंगे। उचित शर्मा जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और कृषि विभाग को भी जानने वाले, और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीजेपी के बड़े नेता अमित चिमनानी भी रहेंगे। अमित जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से ही करूंगा। एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ या राज्य को इस कानून को लेकर कोई भी हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है, जबकि अगर हम बात करें राज्य की सूची में जो संविधान ने अधिकार दिया है एग्रीकल्चर को यानी कि कृषि को राज्य सरकार के पास रखा गया है, उसका कानून राज्य सरकार बनाए, तो केंद्र उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है और क्यों यह बात कही जा रही है आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कि भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है? इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, तर्क क्या है? अमित चिमनानी जी। सामान्य होता जी, किसानों को लेकर के कोई कानून अगर संसद में संविधान में जो तरीका लिखा हुआ है उस हिसाब से पारित होता है, तो क्या कोई ऐसा राज्य है जो संसद में बने हुए कानून को लागू न करने की बात कहे? कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में किसी का कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। इंटर स्टेट जो भी मूवमेंट होता है वो केंद्र सरकार तय करती है, और केंद्र सरकार ने सदन में संविधान में जो तरीका लिखा है उस हिसाब से ये कानून पारित कर दिया है। अब उसके बाद थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं इस विषय से हटके, जैसे नागरिकता कानून में भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि भैया हम इसको नहीं मानेंगे, तो नागरिकता भी इनका अधिकार नहीं था। ये कह रहे थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम राज्य में अपना देखेंगे। तो ये बार बार करते हैं ऐसी राजनीति, ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि हम केंद्र की चीजों से असहमत हैं। कोई भी राज्य हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में जो कानून बना हुआ है, संविधान सम्मत तरीके से बनाया गया है, उसको कोई राज्य कैसे चैलेंज कर सकता है? होता जी, यही माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री जी ने कहा आज। मेरा एक सवाल है कि ये जो बात वो कह रहे हैं कि इस कानून को चुनौती राज्य सरकार नहीं दे सकती, कई बार इस तरह की बातें हुई है। केंद्र ने कोई कानून बनाया, उससे परे होके राज्य ने दूसरा कानून बनाया। जब केंद्र में कांग्रेस की शासन थी और आप राज्य में थे, तब भी आप यही करते थे, जिसकी जिक्र सोनिया गांधी ने हाल ही में की थी। तो वो बात अगर हो रही है, आप जब ये कर चुके हैं, तो अब इस बात को लेकर क्यों कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, जो 3 विधेयक आए हैं माननीय होता जी, वो किसानों को अधिकार देने वाले विधेयक हैं, लेकिन भ्रम इस प्रकार का फैलाया जा रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। जो पहले पुरानी व्यवस्था थी वो जस की तस बनी हुई है,
और एडिशनल बेनिफिट्स, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। एक चीज का जिक्र आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है उसके माध्यम से करना चाहूंगा। बार बार कांग्रेस पार्टी एमएसपी को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। इस कानून में कहीं पे भी एमएसपी का कोई हटाने का उल्लेख नहीं है। कृषि मंत्री जी ने संसद में बयान दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। तो आप वादा भी तो नहीं कर रहे कि कोई भ्रम सर आप है तो नहीं ऐसा सर उसके बाद आप वादा भी तो नहीं करते ना सर, आप वादा भी तो नहीं करते कि समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी जाएगी। ये वादा भी तो नहीं हो रही है। होता जी, जो आपने पूछा उसका भी जवाब दे रहा हूं और एक सवाल मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, शायद अगर कोई जवाब देना चाहे तो। जी। एमएसपी अभी भी सरकार ने घोषित कर दी है रबी की फसलों की। तो अगर एमएसपी घोषित हुई है तो उसका कारण यही है कि एमएसपी पे खरीदारी जारी रहेगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का तो माननीय होता जी कोटा बढ़ाया गया है। 40 लाख मैट्रिक टन से कोटे को 60 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है। वो चावल केंद्र सरकार अब अतिरिक्त 20 लाख मैट्रिक टन खरीदने वाली है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब तो इनको धान की खरीदी पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल, जो बार बार ये एमएसपी करते हैं और किसानों को नुकसान होगा ये बात करते हैं, एक विनम्र सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज जवाब देंगे। कांग्रेस के जो हमारे सम्मानीय प्रवक्ता हैं, 3 अक्टूबर 2020 की बात बता रहा हूं। राजिम की कृषि उपज मंडी में नवापारा में 666 रुपए में भूसे के दाम में धान को खरीदा है मंडी की व्यवस्था में। तो 2500 रुपए देने का जो सरकार दावा करती है, उसी राज्य में किसान 666 रुपए में 3 अक्टूबर, आज से 10 दिन पहले अपना धान बेच करके गया है। इस पर क्या कहना है राज्य सरकार का? क्यों राज्य सरकार व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाई? इसका अगर जवाब देंगे सुरेंद्र जी। नमस्कार होता जी। आप कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं। आपका कर्तव्य है किसानों के हितों का संरक्षण करना, साथ ही आप स्वयं एक किसान हैं। मेरा 2 सवाल है, पर मेरे सवाल में आने से पहले अमित चिमनानी जी जो सवाल उठाए उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो आपने प्रश्न चिमनानी जी ने बोला उसका उत्तर ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार खरीफ में धान खरीदने के लिए 2500 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित की है और खरीफ के धान रबी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बोला मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई चिमनानी जी बहुत ही कूद के इस कृषि विधेयक का गुणगान, अगर हकीकत में इनको, मुझे लगता है आपकी आवाज थोड़ा, इनको पता नहीं है कि वास्तविक में क्या होने वाला है। दरअसल में आप एक बात समझ लीजिए कि जो ये पहला जो खुला बाजार का जो की घोषणा की गई है होता जी, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि सरकार कहती है कि अपना किसान अपना उत्पाद ले जाके कहीं भी बेच सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कश्मीर का किसान कभी सेब लेके छत्तीसगढ़ आया है? क्या कभी केरल का किसान नारियल लेके छत्तीसगढ़ आया है? या छत्तीसगढ़ का किसान चावल लेके क्या उत्तर प्रदेश या पंजाब या केरल बेचने जा सकता है? ये संभव है क्या? इसमें बीच में बिचौलिया समाप्त हो जाने का मतलब ये होता है, ये बार बार कह रहे हैं कि बिचौलिया को हम दूर कर देंगे, बड़ा अच्छी व्यवस्था कर देंगे। अरे बिचौलिया कहां से दूर हो सकता है भाई? बिचौलिया दूर होने का मतलब होता है कि उत्पादक अपने उत्पाद को सीधा उपभोक्ता को उपलब्ध कराए। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिचौलिया की स्थिति समाप्त हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने जो बिल पास किया है ये कृषि नीति के अंतर्गत पास नहीं किया है। इस तीनों बिलों को उन्होंने ट्रेडिंग के अंतर्गत पास किया है। एक तो मंडी के खुला बाजार का विधेयक है, दूसरा विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम का है। इस अधिनियम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक कितना खतरनाक काम किया है सरकार ने कि किसी भी ट्रेडर्स को, किसी भी कारपोरेट को असीमित भंडारण की क्षमता दे दी गई है, उनको छूट दे दी गई है। ये कृत्रिम रूप से बाजार में वस्तुओं का अभाव पैदा करेंगे। सिर्फ धान की बात मत कीजिए, ये कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए पारित हुआ है। और अब बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि सीमित मात्रा में उपज होते हैं और उसको पूरे हिंदुस्तान में वितरण किया जाता है। आप प्याज का ये मामला देख चुके हैं। इसी तरह जो कारपोरेट एग्रीकल्चर है, इसका जो वास्तविक नहीं, एक चीज उस पर मैं आ रहा हूं, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मैं उचित जी को उस पर सम्मिलित करना चाहता हूं। उचित जी, ये बात कही जा रही है
कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। क्या पिछले साल आलू का रेट बढ़ गया था? ममता बनर्जी ने कह दी थी कि मेरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आलू सस्ते में रहेगा, बाकी राज्यों में मैं नहीं छोड़ूंगा बॉर्डर पे। क्या इसीलिए यह कानून लाया गया क्योंकि राज्य के पास इस तरह के अधिकार थी? वो एक कारण है क्या उचित जी? देखिए, ये जो आलू सब्जियों में आप आलू और प्याज की ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के बाकी चीजों के लिए पूरे डिफरेंट नियम कायदे कानून लागू होते हैं। प्याज का मूवमेंट नासिक से लेके पूरे हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रक की आवश्यकता नासिक को होती है क्योंकि 80% प्याज का मूवमेंट नासिक से होता है। तो अब आलू प्याज को अगर उसमें ना जुड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाकी चीजें जो है कपास को लेके है, अन्य चीज जैसे सुरेश वर्मा जी ने बताया धान को लेके है, वाकई ये चीज देखने को नहीं मिलता है कि हमने अगर कश्मीर में सेब की खेती होती है तो छत्तीसगढ़ में नहीं भेजता। आखिर बिचौलिए उस पर रहते हैं, बिचौलिए कितना भी कीजिए बिचौलिए रहेंगे। अब बिचौलियों का, जहां तक अब इस कानून की बात कर रहा हूं मैं, अमित जी ने जो बताया कि हमने संविधान बनाया, कानून बना लिया, अभी अमित जी बात कर रहे थे उसकी, लेकिन कानून भी बनाया तो गैर संवैधानिक तरीके से बनाया ना। हम शुरुआत से अगर इसको देखें तो सदन में, राज्यसभा में जिस तरीके से इस पे वोटिंग होनी चाहिए थी, एआईडीएमके इनके साथ नहीं थी, आप आम आदमी पार्टी इनके साथ नहीं थी, अकाली दल इनके साथ नहीं था जी। वही तो बोल रहा हूं कि जब इन्हें खुद गैर संवैधानिक चीजें काम की है, उसके बाद बोल रहे संविधान की ये बात करते हैं तो ये बड़े हंसी आती है इस बात पे। दूसरी चीज कि आज जो मंत्री महोदय आए यही डिस्कस करने, संवाद करने के लिए जो उन्होंने आमंत्रित किया, तो क्या यही चीज किसानों को आमंत्रित करके नहीं की जा सकती थी क्या कानून बनाने के पहले? मगर इनकी मंशा नहीं थी, ना मन सही था, ना मन सही है, ना नियत सही है इनकी। आप देखिए कि आज जो हाल, ये कुछ नहीं, अगर सिंपल स्वरूप में देखें तो ये कानून जो है एक किसान बर्बादी का ब्लूप्रिंट है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलूं है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज इसकी ये है कि वाकई जो सुरेश जी बोल रहे थे कि एमएसपी को अगर ये चाहते हैं लिख के दे देना कि एमएसपी क्यों, क्योंकि उसके कई कारण है मेरे पास। ये छोटे बिचौलियों को छोड़ के ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिचौलियों और बड़े बिचौलियों के पास जा रहे हैं। ये साल नहीं 2 साल बाद अगर किसान की स्थिति में सुधार होता तो बिहार की स्थिति 2006 से लेके 2020 तक में सुधार आ चुका होता। मगर उनकी आप अगर देखें प्रति व्यक्ति आय किसान की भी आज वहां 6,000 रुपए है और पंजाब की 20 और 22,000 रुपए वो कैरी करती है। तो अगर स्थिति में सुधार होना रहता है तो अगर आप करें तो इसको पायलट प्रोजेक्ट में 2 स्टेट में करते, 4 स्टेट अमित जी आप ठीक है, संवाद से क्यों उचित जी एक सेकेंड, ठीक है अमित जी मेरा एक सवाल है आपसे। आप एक तरफ कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि किसानों के उत्पाद का 1.5 गुना फायदा देंगे, तीसरी बात कहते हैं जब छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो यह आरोप आप पे लगता है यहां पे अगर 2500 रुपया होता है तो आप कहते हैं कि हम धान नहीं खरीदेंगे, समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कोई भी अगर पेमेंट होगा तो हम धान नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम चाहते हैं पूरे देश में एक रेट हो। अगर कोई राज्य अपने किसानों को खुश होकर पैसा देना चाहे तो क्यों बीजेपी को या केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति है? होता जी, केंद्र सरकार को हर राज्य के लिए नियम एक ही रखना पड़ता है और ये नियम केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए था और हम तो पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। और मैंने जैसा पहले बताया कि पहले से जो एक सेकंड रोक रहा हूं अमित जी, 40 लाख मीट्रिक टन। अमित जी एक सेकंड रोकूंगा, अमित जी एक सेकंड रोकूंगा। छत्तीसगढ़ में एक सेकंड सर, छत्तीसगढ़ में 5 गन्ने की फैक्ट्री है, उनको अनुमति नहीं दी गई थी अपना शक्कर बेचने का। वही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों को जो गन्ना फैक्ट्री है, शुगर मिल्स हैं, उनको अनुमति दे दी गई थी अपना लिफ्टिंग के लिए। वहां केंद्रीय पैकेज मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो 5 फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिल्स हैं, उनको आज तक मुझे याद नहीं है कोई केंद्रीय सहायता, कोई स्पेशल पैकेज मिलता हो, जबकि भारत सरकार ही कहती है कि धान छोड़ के आप दूसरे फसल की ओर अग्रसर होना चाहिए। अमित जी, ये दोहरा मापदंड नहीं है?
देखिए होता जी, जहां तक धान खरीदी की बात है तो धान खरीदी के लिए तो राज्य सरकार केवल एक एजेंसी की तरह कार्य करती है, पैसा तो केंद्र सरकार ही देती है। और अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो मुझे लगता है क्या उसमें कमी थी, किन कारणों की वजह से ये हुआ था, उसका पता लगा करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। आपकी इजाजत से बस एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल को रिलेट करना चाहूं था। कोल ब्लॉक का जब मामला था तो जो हमारे कोयला मंत्री थे वो खुद चलकर छत्तीसगढ़ आए, मुख्यमंत्री जी के घर गए वो, और मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके सारी बातें सुनी और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सारी बातें वो मान करके चले गए। तो केंद्रीय मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के पास जाके पूछते हैं, पूरा सहयोग करने की भावना है। और एक चीज और मैं आपकी इजाजत से कहना चाह रहा हूं, जो माननीय सुरेन जी ने बात कही कि हम तो एक पर्टिकुलर टाइम पर धान के लिए एमएसपी की बात कर रहे हैं, उतने में हम खरीदेंगे, यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 2 महीने धान खरीदते हैं तो आप 2500 रुपए देते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, बाकी 9-10 महीने किसान कहां जाए। आज अगर 666 रुपए में उसको अपनी उपज बेचनी पड़ रही है तो किसान कहां पर जाएगा होता जी? क्यों उसको अधिकार नहीं होना चाहिए? और मंडियों की स्थिति तो यथावत रहेगी। इसका 7,000 मंडी, 1 मिनट पूरा कर लूं क्या होता जी आपकी इजाजत से? जी ठीक है, कर लीजिए। 7,000 मंडियां हैं होता जी, 7,000 मंडियां हैं, एक भी मंडी बंद हो रही है क्या? एक भी मंडी? और जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों की बात हो या कृषि उपज की केंद्र सरकार की खरीदों की बात हो तो 2009 से 2014 तक जो केंद्र सरकार यूपीए ने कृषि उत्पादों की खरीद की थी वो 3.5 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 से 2019 तक 8 लाख करोड़ रुपए की खरीद की है होता जी। तो हम पूरी तरीके से साथ में हैं, इस पर राजनीति नहीं करना है, किसानों को आगे बढ़ाना है। और ये किसानों के अधिकार देने वाले कानून है, एक भी अधिकार उनका छीना नहीं जा रहा है और उनके ऊपर यह रहेगा कि वो अपने उत्पाद कहां बेचना चाहेंगे, वो बाध्य नहीं है। पुरानी व्यवस्था जस की तस है, तो इसमें दिक्कत कहां पे है? जी सुरेश जी, जैसे अमित जी कह रहे हैं, चिमनानी जी कह रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? वो कह रहे हैं कहीं अधिकार छीनने की बात नहीं है, और केंद्रीय मंत्री जिस बात को कह रहे थे, बात भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। बात एमएसपी को लेकर कहीं पे भी किसी तरह की उल्लेख नहीं है, फिर आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए होता जी, चिमनानी जी तो बड़े भोलेपन से कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास समय तो थोड़ा कम होगा भले ही, कि क्या ये बता सकेंगे कि जब सरकार सपोर्ट प्राइस नहीं देती, छत्तीसगढ़ की सरकार, तो धान 666 रुपये में क्यों बिका? फिर व्यापारियों ने क्यों नहीं लिया? मंडी में तो 20 व्यापारी जाते हैं बोली लगाने, जब वहां पर नहीं खरीदे तो जब अपना माल लेके उनके दुकान पर जाएगा तो क्या उसको कीमत देगा? दूसरी बात का जवाब देता हूं कि इससे क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं कि मंडी की व्यवस्था भंग नहीं होगी, मैं कहना चाहता हूं, जवाब लीजिएगा प्लीज। सुनिए ना, हाँ दे रहा हूं, एमएसपी की व्यवस्था भंग नहीं होगी। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब रिलायंस आया, जब आइडिया आया, तो सरकार ने कहा कि बीएसएनएल को कुछ नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस को कुछ नहीं होगा, संचार माध्यम को कुछ नहीं होगा। जब प्राइवेट बैंक आए तो कहा सहकारी संस्थाओं को कुछ नहीं होगा। और आज क्या हो रहा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। और इस बात को हम चिंतित जो है वो इस बात से चिंतित है कि आने वाले समय में 10 सेकंड नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, उसी रास्ते में सरकार चल रही है। कारपोरेट जो है जगह जगह उनके गोदाम तैयार खड़े हैं भाई साहब, हम लोगों का पता नहीं है, समझ रहे हैं आप? जगह जगह उनके गोदाम खड़े हो चुके हैं, जगह जगह क्या होने वाला है इसको जो किसान जानता है। अब गंभीर आरोप है तो सरकार ने, सिर्फ धान का प्रश्न नहीं है होता जी, ये धान का प्रश्न नहीं है, 10 सेकंड, हाँ मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, जवाब दीजिए जी। मैं जवाब दे रहा हूं सर, जवाब ले लेंगे प्लीज। सुरेन जी मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या ये कानून छत्तीसगढ़ की सरकार को 2500 रुपए में धान खरीदने से रोकता है क्या? क्या यह कानून रोकता है? कहीं प्रावधान नहीं है, नहीं रोकता है। उल्टा यह कानून कहता है
कि जो आप पूरे साल में किसानों को भटका भटका कर पैसा दे रहे हैं, 4 किस्तों में राजीव जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन पर दे रहे हैं, किसानों का पैसा 3 दिन में दीजिए। इसमें कानून है 3 दिन में किसान का पैसा मिलना चाहिए। और बार बार जो आप प्राइवेट कॉर्पोरेटेशन की बात करते हैं, तो कहीं पे नहीं लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अनुबंध करना है। किसान चाहे तो दूसरे किसान से अनुबंध करे, किसान चाहे तो छोटे व्यापारी से अनुबंध करे, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। ये चिमनानी जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं। हम जो धान खरीदी करते हैं कैसे मुश्किल से बचाते हैं, उड़ीसा के धान से, बिहार के धान से, झारखंड के धान से कैसे धान की खरीदी करते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। जब आप पूरा ट्रांसपोर्टिंग फ्री कर देंगे, पूरा व्यापारी जो है झारखंड से, बिहार से ला करके माल चकाचक पैक कर देंगे। यहाँ के किसानों को जो मोटा धान खरीदी होता है पोहा मिलों में, महामाया धान की खरीदी का उस पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविक में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इस बिल से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको वास्तविक में गंभीरता से समझ के इसको राजनीतिक रूप से लिया जा रहा है। आपके मोदी जी ने तो कहा था कि नोटबंदी लागू होगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। क्या आया? क्या इसमें भी कहा कि किसानों को हम मौका दे रहे हैं। अरे कौन किसान 10 बोरा धान लेके बेचने जाएगा जी? ये तो बताइए आप। जो किसानी करता है उसको पता है किसान अपना धान जब पहले राइस मिलर को जब तक नहीं देगा तब तक वो चावल नहीं बनेगा, चावल नहीं बनेगा तो बिकेगा कैसे? ये तो बताइए आप मेरे को। जी उचित जी, जब WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब ये इस बात को उसमें कही गई थी, ये बाकी दोनों मेरे मेहमान भी इसको सुन लें, कि उस वक्त ये कही गई थी कि किसी भी स्टेट के बीच में या देश के बीच में बॉर्डर नहीं होना चाहिए उत्पाद को, विशेषकर खाद्यान्न को एक जगह से दूसरा ले जाने के लिए। WTO के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, उसके बाद आया WTO पहले था, उसके बाद आया गेट, जिसको आज उदारीकरण के लिए सबसे बड़ा रास्ता कहा गया। जो बात आज से 40 साल पहले कही गई थी, क्या आज उसको हम धरातल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर हटा दिया जाए ताकि एक जगह से दूसरा जगह जा पाए? क्या कहेंगे? और लगातार ये भी एक डिबेट की विषय रही है सब्सिडी को लेकर, तो क्या अगर हम एक पहलू को अगर लागू किए तो क्या दूसरे पहलू को भी लागू हो सकता है कि आज नहीं तो कल देश से सब्सिडी भी खत्म करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसानों की खेती में? उचित जी, देखिए ये बात तो सच है कि जब वैसे भी WTO किसी भी प्रकार की सब्सिडी को अलाउ नहीं करता या एडवाइज नहीं करता, आप ये बोल सकते हैं। मगर कृषि के मामले में अगर आप देखें तो पूरी की व्यवस्था पूरी अलग है। आप देखिए अन्न उत्पाद को लेके, अन्य चीजों को लेके और कृषि के प्रोडक्ट को लेके इस चीज अलग चीज है। इस चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे पास देखिए अमेरिका में ये पॉलिसी है, लेकिन हमारे पास जो किसान है बहुत छोटे, आप एवरेज देखिए तो 2.5 हेक्टेयर भी उनके पास जमीन नहीं है। ये छोटे किसान जो है अल्टीमेटली वो एक जिले से दूसरे जिले में तो अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं, दूसरी जगह कैसे बेच पाएंगे? ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बड़े सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए। और इसपे क्या है कि सरकार का खिलाफत जो बेंगलोर से लेके दिल्ली तक और पंजाब और हरियाणा तक हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो इनकी वादा खिलाफी है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए GST में फेल है, नोटबंदी में फेल है, तीसरे ये कृषि के काले कानून में फेल होंगे क्योंकि मंडियां अभी नहीं, इसके दुष्परिणाम आपको 2 महीने में नहीं, इसके दुष्परिणाम आपको 2 साल 3 साल टाइम लगेगा। आज तो समय हो गया है जी। अमित चिमनानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और उचित शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, किसान उत्तर प्रदेश का हो या किसान पंजाब का हो, सबके लिए अलग अलग मायने रहते हैं अपने उत्पादों के। जिस तरह से मैंने कहा छत्तीसगढ़ में भी गन्ने का उत्पादन होता है, यहां कभी केंद्रीय सहायता नहीं मिलती, लेकिन बाकी राज्य जहां पे वोट बैंक की राजनीति बड़ी बात कही जाती है, वहां इस तरह की बातें किए जाते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ में एवरेज जो किसान है उसके पास अगर जमीन की बात करें 1.5 एकड़ 2 एकड़ से अधिक नहीं होगा, तो नाम मात्र या जो छोटे किसान हैं वो कहां जाएंगे, कहां बेचेंगे अपना उत्पाद? अगर बाजार को इस तरह से खोल दिया जाए तो उनको भी गारंटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए,
तभी इस देश की आर्थिक और साथ ही गांव का जवान, गांव का किसान तरक्की और बढ़ पाएगा। उसके लिए केंद्र मंत्री को भी 2 शब्द कहना चाहिए था और राज्य को भी इस बात को लेकर किसानों को बेहतर तरीका से समझाने की जरूरत है। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।